अब अगले सवाल पे चलेंगे, दैट इज योर 61st। लेट्स फिगर आउट 61st का क्या है। सो विद रेफरेंस टू द डिफरेंट टाइप ऑफ सोयल फाउंड इन इंडिया, आइडेंटिफाई द पेयर्स विच इज आर रॉन्गली मैच्ड। ओके, तो इनमें से बताइए रॉन्गली मैच्ड है। अब ये ध्यान रखना है, हमें रॉन्गली के ऊपर फोकस करना होगा, हमें राइटली के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है रॉन्गली के ऊपर। ओके, नाउ लेटेराइट सोयल। So if we go with this, it says that these soil are rich in humus and organic matter, जबकि उल्टा होता है, ये पुअर इन ऑर्गेनिक होती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन भी नहीं होता है यहाँ पे, ऑर्गेनिक मैटर में भी थोड़ी यहाँ पे कमी आती है। सो एक तो हमारा आंसर सीधा ये हो गया भाई, गलत ढूंढना है, रॉन्गली मैच पूछा है, ठीक है, ये रॉन्गली हमें मिल गया है यहाँ पे। ओके, फोर्थ आपको रॉन्गली मिल गया है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम थर्ड को देखेंगे, these are typical soils of monsoon climate characterized by seasonal rainfall and is deficient in organic matter। इसमें तो भर भर के एक तरीके से ऑर्गेनिक मैटर होता है, मार्शी में अच्छा खासा ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक है। सो 3 and 4, ओके, इफ वी गो बाय दिस लॉजिक, 3 and 4 इज द राइट आंसर। ओके, 3 and 4 ये सही जवाब है, रॉन्ग पूछा है। अच्छा, एक और देख लेते हैं, करेवा सोयल, इट इज राइट, दीज आर डिपॉजिट्स फाउंड इन कश्मीर वैली, बिल्कुल ये चीज सही है, हमें तो रॉन्गली चाहिए, तो जहां जहां पे सेकंड है वो तो आप हटा ही दो, मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो रॉन्ग चाहिए ना, ये तो राइट स्टेटमेंट है। ओके, सो हमें जो एक ऑप्शन मिला इधर सी और डी में से जो है आपको एक आंसर चूज करना पड़ेगा जो गलत होगा। Now, sub-mountain soil, they are found in the deposition of eroded material and found in the Tarai regions, stretching from Jammu and Kashmir to Assam. Okay, that is correct. So, this right answer is going to be the D1. D इसका जो है वो सही जवाब होगा। Now, अगले क्वेश्चन के ऊपर अगर हम जाएंगे, तो this is your 62nd question. It talks about which one of the following with reference to the main cropping season in India are false. Again, focus हमारा किसके ऊपर है? False के ऊपर। जो चीज गलत है उसके ऊपर हमारा मेजर फोकस होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि द टर्म खरीफ एंड राबी ओरिजिनेटेड फ्रॉम और अरेबिक टर्म्स वेयर खरीफ मींस ऑटम एंड राबी मींस स्प्रिंग। ओके, सो ठीक है, ये बात ठीक है। अब इस पे आते हैं, खरीफ क्रॉप वो लिख रहे हैं खरीफ क्रॉप को चाहिए कोल्ड वेदर, नहीं उल्टा होता है, उनको गर्म जो है वेदर चाहिए होता है। सो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। क्लियर है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है यहाँ पे। एंड इफ यू गो विद द से दिस इज रॉन्ग, थर्ड पे जाएं, रबी क्रॉप्स जनरली रिक्वायर मोर वाटर एंड आर कॉल्ड मॉनसून क्रॉप्स, नहीं, जो खरीफ होती है उनके अंदर ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। अब हमें चाहिए तो गलत वाला ही था ना। सो इफ वी गो विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, 1 and 4 they are right, 1 and 4 are right, 3 and 4 they are wrong. So if we go by this, C is going to be the answer. Clear? 3 and 4, oh sorry, 2 and 3 they are going to be, D is going to be the answer. ठीक है, सिर्फ रॉन्ग वाला चूज करना है हमें, फोर्थ भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है। सो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज डी, दैट इज 2 and 3 ओनली। क्लियर है? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ, 63rd। यहाँ पे कमेटी मेंशन्ड है और उसके सामने उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ मेंशन्ड है, और सवाल ये पूछा गया कि बताइए जो है वो कौन सा सही मैच किया गया है। देखिए, एस्टिमेट्स कमेटी 30 मेंबर कमेटी होती है, बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 22 मेंबर कमेटी होती है। नाउ रूल कमेटी ऑफ लोकसभा, इट हैज 15 members and department related standing committee, it has 31 members. So this is the sequence that we have. A के साथ आ रहा है 2, okay, B के साथ 1, C के साथ आ रहा है 4, D के साथ 3, and the right answer is A, because this is the only option which is coming forward with this particular sequence. आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 64th के ऊपर जाएंगे। आर्टिकल्स मेंशन्ड है और सामने मेंशन्ड है कि बताइए उनके प्रोविजंस क्या क्या है। सो एक पॉपुलर सी चीज है 263, अक्सर लोगों को मालूम होता है, ठीक है, जब आप पढ़ते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन को भी पढ़ते हैं तो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में काफी डिटेल में बताया जाता है। तो 263 4 के साथ चिपकेगा, इसलिए देखिए वो भी समझदार है एग्जामिनर, 1 2 3 ऐसे ऑप्शन दिए जिसके अंदर जो है सी और डी, मतलब ये डी जो है 4th के साथ जा रहा है। तो अगर ऐसा नहीं करता तो ये क्वेश्चन टफ ही ना होता, आसान हो जाता ये सवाल। अब
इस पे चलते हैं आर्टिकल 265 के ऊपर। नाउ दिस इज एसोसिएटेड विद द टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। बिल्कुल सही बात है। और 266 आपका कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड है, 67 कंटिंजेंसी से। वैसे तो ये भी अक्सर स्टूडेंट्स को याद रहता है। सो सिंपल 1A, B2, C3, D4, this is the sequence. So A is going to be the right answer for the 64th question. उसके लिए ये बिल्कुल सही आंसर है। अगले सवाल के ऊपर अब हम चलेंगे, देखते हैं 65th का क्या है यहाँ पे। और ये सवाल है कि फेडरलिज्म इन इंडिया इन recent years moving from cooperative to bargaining federal system। अच्छा, पहले आपको मालूम होना चाहिए bargaining federal system होता क्या है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी हम नजर डालेंगे। तो देखिए यहाँ क्या होता है, जब यूनियन के अंदर और स्टेट के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ठीक है। सो हमें पता है कि हमारे यहाँ पे यूनियन स्ट्रॉन्ग है, सेंटर जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। वो जो डिफरेंट पार्टीज होती हैं उनको अक्सर अपने राइट्स के लिए बार्गेन करना पड़ता है। दिस इज अबाउट बार्गेन, यू कैन से फेडरलिज्म दैट वी हैव। अक्सर उनको बार्गेन करना पड़ेगा। सो दिस इज द आइडिया दैट इज देयर, क्लियर। अच्छा, अब हम इस चीज को देखें, रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग कह रही है कि रेजिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन दे आर लाइंग विद द सेंटर। ठीक है, बिल्कुल बात है, सेंटर के पास ही तो होती है रेजिडुअरी पावर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर के पास, यहां से इसका मतलब हो गया पार्लियामेंट। वैसे इसका भी गड़बड़ होने का चांस है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि एचपीएससी इसका इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट लेके चल सकता है। एचपीएससी इसको थोड़े अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा। एचपीएससी ऐसे इंटरप्रेट करेगा कि यहां पे लेजिस्लेशन की बात हो रही है, सेंटर को अगर उन्होंने गवर्नमेंट मान लिया, सरकार, तो गलत हो जाएगा। अगर पार्लियामेंट को भी सेंटर में ही इंक्लूड किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेजिडुअरी पावर सेंटर के पास ही होती है। लेजिस्लेशन पावर की बात हो रही है, मतलब पार्लियामेंट मेजरली काम करता है। लेकिन आप अगर मेरे को एक बात बताएं, ऊपर वाली स्टेटमेंट को देखिए, वो कह रहे हैं कि फेडरलिज्म जो है रिसेंट ईयर में कोऑपरेटिव से बार्गेनिंग की तरफ गया है। अब कितना रिसेंट है, क्या उसकी डेफिनेशन है? देखिए, बीजेपी की सरकारें तो कम हो रही हैं, इट मींस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स आ रही हैं वहां पे। 11 स्टेट्स के अंदर आज की डेट में बीजेपी है, बाकी स्टेट्स में तो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों को देखेंगे, पहले बीजेपी तकरीबन 14 से 15 स्टेट्स के अंदर थी, अब वो नंबर यहां पे कम हो गया। सो इसीलिए ये बात कही जा रही है कि कोऑपरेटिव से कहीं ना कहीं हम बढ़ गए हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म की तरफ। दूसरी चीज, यूनियन के अंदर सिंगल पार्टी गवर्नेंस है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है वहां पे। कोएलिशन पार्टनर्स वहां पे रीजनल कोएलिशन वाले आपके पार्टनर नहीं है। कोऑपरेट करोगे कैसे? आज की डेट में बिहार से नीतीश कुमार दूसरे तरफ चल रहे हैं, ठीक है, सरकार में नीतीश कुमार के मेंबर नहीं होंगे। एआई मतलब डीएमके के मेंबर, एआईडीएमके नहीं, डीएमके के मेंबर तमिलनाडु से नहीं होंगे। कांग्रेस आ गई है वापस कर्नाटका में, कांग्रेस वाले कर्नाटका से वहां नहीं जाएंगे। सो इस तरीके से सिंपल चल रहा है। तो कोऑपरेशन काम करे कैसे? कि सेंटर के अंदर अगर कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, अलग अलग रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का वहां रिप्रेजेंटेशन हो, तो बात करें ना। लेकिन हमें पता है बीजेपी जो है वहां पे सिंगल पार्टी रूल करके आ रही है, तो इसीलिए हम अक्सर ये बोल सकते हैं कि बार्गेनिंग फेडरल सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा है, ठीक है। अब बात आती है, क्या ये एक दूसरे के रीजन को जस्टिफाई करते हैं? मेन पॉइंट इज दिस, इफ यू लुक इनटू दिस नाउ, दे आर करेक्ट, ओके, दे आर करेक्ट, बट it is not a correct explanation of A. So B will be the right answer to this particular question. दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही नजर आएंगे, लेकिन B इसका आंसर होगा। And again the major point is that things will be left to the interpretation of HPSC कि कैसे उसको उन्होंने इंटरप्रेट किया है, ओके। अब हम अगले सवाल पे चढ़ेंगे। 66th जो है ये आपका सवाल है, एंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल बिकॉज कांग्रेस वाज नॉट कन्विंस्ड विद द डोमिनियन स्टेटस ऑफर्ड बाय द ब्रिटिश। ओके, तो बात सही है, कांग्रेस वाले खुश नहीं थे क्रिप्स प्रपोजल, इसीलिए उन्होंने रिजेक्ट किया। उनकी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड थी, उससे पहले भी वो पूर्ण स्वराज जो है वो मांग चुके थे।
तो वो कहाँ इतनी छोटी चीज में खुश होने वाले थे, तो उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल सही पॉइंट डाला है इन्होंने। सेकंड चीज लिखी है मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द क्रिप्स प्रपोजल, नहीं, मुस्लिम लीग ऑल्सो रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल, क्योंकि यहां पे तब तक ब्रिटिश अभी यूनाइटेड इंडिया की बात करते थे। सो ये भी मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट किया। एंड इफ यू गो बाय दिस, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी इसका सही जवाब होगा। ओके, अगले सवाल के ऊपर जाएंगे, 67th क्वेश्चन। सो हियर अगेन देयर आर सम कमिटीज, आगे चेयरपर्सन मेंशन्ड है। अब आपके एक संविधान को बनाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर ये कुछ कमेटीज यहाँ पे बनाई गई थी। ओके, और उसी से रिलेटेड ये सवाल किया गया है आपसे, और इसका आंसर जरूर ये वो चीजें हैं जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो थोड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं, कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि क्या इतना डीप में भी सवाल आएगा, लेकिन एचसीएस की यही खासियत है, सवाल आपका इतना डीप में, इतनी डेप्थ में जाके भी पूछा जाता है। और यही सवाल ये कर रहे हैं कि लैंग्वेज कमेटी, ओके, लैंग्वेज कमेटी डेफिनेटली चेयरपर्सन उसके जो थे वो मोतूरी सत्यनारायण जी ही थे, बिल्कुल सही इन्होंने बताया। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, वो इन चीजों को देख रहे थे। अब ये दो जो कमेटी हैं ये तो चलो गलत हो गई, ठीक है। बाकी की बात करें, माइनॉरिटी कमेटी डेफिनेटली एचसी मुखर्जी, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जेबी कृपलानी, और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स इट इज वल्लभ भाई पटेल। So the right answer is going to be C. C is going to be the right answer. Again, यहां पे भी HPSC कहीं ना कहीं UPSC को मैच करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं, ऐसे सवाल HPSC HCS के अंदर देखे नहीं गए थे, और यहां आपको वो चीज देखने को मिल रही है। तो यहां थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इसलिए बोला जा रहा है कि अब की बार का जो HCS एग्जाम है थोड़ा लेवल उन्होंने इंप्रूव कर दिया है अपना, थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा डाला है, और ऐसे फैक्ट डाले हैं जो एकदम आपकी नजर से परे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगले पर्टिकुलर क्वेश्चन पे चलेंगे, 68th क्वेश्चन के ऊपर। और यहाँ पे मेन सवाल ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और फिर पूछा जो गया है वो है बताइए इनकरेक्ट कौन सा है, कि इनमें से गलत कौन सा होगा आपका सवाल, और इसी का जवाब यहाँ ढूंढते हैं हम। तो पहली स्टेटमेंट वो ये कह रही है कि मोतीलाल नेहरू कमेटी प्रेजेंटेड अ बिल ऑफ राइट्स इन 1930। नहीं जी, 1928 की वो बात है जब ये चीज हुई है। ठीक है जी, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर पूछ रहे हैं वो। ओके, अब दूसरी चीज है, थर्ड को देखें आप जरा, ये हमें इनकरेक्ट मिल गया। थर्ड कह रहा है कि गवर्नमेंट कैन नॉट पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। भाई बिल्कुल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, 19(2) क्या है, ठीक है ना, फ्रीडम के ऊपर ही तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात करता है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर, वो कह रहे हैं कि बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड एंश्योर्स रेमेडी इन केस देयर इज अ वायलेशन ऑफ दीज राइट्स। नाउ दिस स्टेटमेंट इज राइट, बट हमें चाहिए इनकरेक्ट की तलाश। सो डी इज गोइंग टू बी आवर चॉइस, क्योंकि हमें इनकरेक्ट की तलाश है, और इनकरेक्ट जो है वो है आपका डी, दैट इज ओनली 1 and 3। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के ऊपर जाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुस्कान इनिशिएटिव। मुस्कान की यहां पे बात हो रही है। ओके, सो देखते हैं इसका क्या जवाब होगा। पहला स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि टू रिड्यूस द प्रिवेंटेबल मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी ऑफ चाइल्ड बिलो 12 years ऑफ एज। ओके, देखिए इसकी अक्सर कोई इस बारे में जिक्र नहीं है, मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी कम करने की बात की गई है, लेकिन ये जो एज स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि 12 years की एज, वो एज भी मेंशन नहीं है कि सिर्फ 12 years से कम वालों की मोर्बिडिटी को हम कम करेंगे। हाँ, एक जगह ऐसा है, इस स्कीम की डिटेल में आप जाएं तो 12 years का भी वो पॉइंट नजर आएगा, बट इसके अंदर मोस्ट जो हमें ऑप्शंस देखने हैं वो है आपके थर्ड स्टेटमेंट। इसको देखें, अब ये कहते हैं कि प्रोवाइड चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज टू द न्यू बॉर्न एंड चिल्ड्रन एट इन अ ह्यूमेन एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है, देते हैं जी। 10 इट इज एन इंटेंसिफाइड प्रोग्राम टू ब्रिंग अनडाइल्यूटेड फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड अदर इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, उसके बारे में भी ये पॉजिटिव बात करता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो राइट। Now if we just go by this particular thing, और most probable आपको जो ऑप्शन चूज कर रहा हो, बिकॉज हर एक ऑप्शन के अंदर ABCD के अंदर दो ही यहाँ पे आपके पॉइंट्स नजर आएंगे। ओके,
So if we go by this logic and you have to choose the most probable one, so the most probable will be our choice as D. D will be our choice. हमारा जो आंसर होगा हम लोग D को चूज करेंगे इसमें. क्लियर है? अब अगले सवाल पे चलते हैं. थोड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन थोड़े कॉमन सेंस के साथ अगर हम इस पे जाएं तो हम इसे जरूर ठीक कर सकते हैं. देखिए इस सवाल की डिमांड क्या है. मैच द फॉलोइंग इन्होंने पूछा है. यहाँ पे कुछ एक टेक्निक्स हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन टेक्निक्स. ओके, नाउ इफ वी गो बाय दिस लॉजिक, और यूनानी के बारे में अगर आपको हल्का सा भी आइडिया है, दैट इट इज अ फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इजिप्ट, अरेबिया, ईरान, इंडिया, चाइना, सीरिया, उन सब की ट्रेडिशनल नॉलेज एक साथ मिलके हमने अलग अलग मोतियों को एक माला में पिरोया है यहाँ पे. सो दिस इज द चॉइस. इसके ऊपर जाएंगे. अब नीचे जरा ऑप्शंस में देखिए, थर्ड के साथ ए आ रहा है क्या? थर्ड के साथ ए आएगा एक तो सी ऑप्शन में और दूसरा डी ऑप्शन में. ठीक है, थर्ड के साथ ए लगा हुआ नजर आएगा. अब दूसरी बात पे चलते हैं. सोआ रिग्पा, ओके, या सिद्धा फॉर्म ऑफ मेडिसिन पे भी देख लेते हैं. सो देयर इज वन थिंग दैट यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज, दैट इज द टर्म thutmose. This thutmose, or the principles, 96 principles, they are associated with the siddha form of traditional medicine. और इसका मतलब है कि सेकंड के साथ सी जुड़ गया. अब देखिए सेकंड के साथ सी यहां पे जुड़ा है. ओके, थर्ड के साथ तो ये हमने पहले ही जोड़ लिया था, सेकंड के साथ सी हमने यहां जोड़ लिया. एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डी. डी इसका सही जवाब होगा. तो अगर आपको पूरी चीजें मालूम भी नहीं है, फिर भी हम थोड़ी एलिमिनेशन का यूज करके कुछ एक आंसर्स को दे सकते हैं.